हाँ जी। तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी, है ना? तो आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम चल रहे हैं, बीच में थोड़ा आरपीएससी ने कर दिया था, सिस्टम था। ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना, अपनी कंटिन्यूटी तैयारी को बनाए रखे और प्रॉपर अपनी तैयारी करते रहें। तो अपने ज्यादा बात न करते हुए, जो एक बच्ची ने कमेंट किया था कि सर बताइए, तो सोने चांदी के जो निष्कर्षण है या उसका जो शुद्धिकरण है उसके लिए हम अम्लराज या एक्वाराइजा का उपयोग करते हैं, जो मैंने आपको बताया था HCl और HNO3 से बनता है। ठीक है, आज एक काम करना, मैं आपको 2 मिनट दूंगा अभी। इस क्लास का ना पहले या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि स्लाइड है, मैटर बहुत ज्यादा लिखा हुआ है स्लाइड में, क्योंकि वही बात है ना, कम समय के अंदर ज्यादा चीजें करवानी होती है। तो और हाँ, क्लास को पेशेंस के साथ देखना, पेशेंस के साथ देखना, अपने आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और या तो इसके नोट्स बना लेना, या ऐसे करो फटाफट चीजें नोट कर लेना, या वीडियो को पॉज कर लेना। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट करके बाद में इसके नोट्स बना लो, जैसे आपको सफिशिएंट लगे। क्योंकि जैसे मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, इसके बाद में ये पूरी क्लास जो अपनी स्लाइड होगी वो सारी की सारी लाइनों से भर जाएगी ना। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, और इतने में आपसे कुछ बातें कर लेता हूं। जैसे आपको पता ही है, अपना लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, और भी एग्जाम है, एनवीएस है, केवीएस है, ये सारी चीजें। और आप इसका स्क्रीनशॉट पूरी तरह से ध्यान से देख लें स्क्रीनशॉट को, और इसको संभाल के रखें, इसी के आधार पे नोट्स बनाए अपने। ठीक है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है, तो आप क्या करना, स्क्रीनशॉट लेके पहले इसके नोट्स बना लेना, और उसके बाद में वीडियो को देख लेना। चलिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अमल की 3 क्लासेस थी, अपने कंप्लीट कर ली थी, और आज अपना है क्षार। एक क्लास में कंप्लीट करेंगे, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। क्षार, इसको बेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेस भी बोलते हैं। और बेस के अलावा इसका एक अन्य नाम और होता है, जिसे बोलते हैं भस्म। क्या बोलते हैं? भस्म भी बोलते हैं। क्षार का दूसरा नाम भस्म भी होता है। चलिए, सारी बातें आपको पता है। अम्ल की क्लासेस अब आपने ढंग से देखी हैं, तो इसकी सारी बातें, आधी क्लास तो इसकी बिल्कुल वही अम्ल वाली है। ठीक है, बस समझना है चीजों को, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है, बिल्कुल इजी इजी बातें हैं। तो करते हैं शुरू। चलिए, क्षार क्या होते हैं? स्वाद में, यानी कि टेस्ट करने पर तीखे भी होते हैं और कड़वे भी होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं क्षार? तीखे होते हैं और कड़वे भी होते हैं। कड़वे भी कह सकते हो और तीखे भी आप कह सकते हो। क्लियर? तो यहां से एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मुझे आप बताइए कि हमारी जो जीवा होती है, जो हमें टेस्ट का ज्ञान करवाती है, तो जो कड़वेपन का ज्ञान है वो हमें कहां से, जीव के किस भाग से मिलता है? तो वो हमें जीभ का जो पीछे वाला भाग होता है वहां से मिलता है। जैसे कहते हैं ना, लोग मुंह पर मीठे होते हैं, तो जीभ का जो आगे वाला भाग होता है वो मीठे का ज्ञान करवाता है, और जीभ का जो पीछे वाला भाग होता है वो कड़वे का ज्ञान करवाता है। तो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? या तो कड़वे होते हैं और या तीखे होते हैं। चलिए, दूसरी बात, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। बिल्कुल भाई, अम्ल में बात कर ही ली थी। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि लाल, अगर इजी क्वेश्चन बनाता है तो फिर पूछ लेगा, अदरवाइज थोड़ा सा पेपर का लेवल रखेगा वो, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो लाल को क्या करते हैं? नीला करते हैं। देखो, अम्ल और क्षार ना एक दूसरे के वैसे तो अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तभी तो वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं। तो अम्ल क्या कर रहा था? नीले को लाल कर रहा था। ये क्या कर रहा है? ये लाल को नीला कर रहा है। बस, लाल को क्या कर रहा है? नीला कर रहा है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। चलिए, जलीय विलयन में, यानी कि जब क्षार का जो जलीय विलयन होता है, तो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कौन सा आयन? हाइड्रोक्साइड या OH नेगेटिव। ध्यान देना, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आपको इतने सूत्र कैसे याद हैं, या जो सूत्र की ये क्या आपको इतना कैसे पता है? तो सूत्रों का आपको भी पता लग सकता है। आप अगर चीजों को जोड़ तोड़ के करते हो ना, तो सूत्रों का पता लग सकता है। अगर जहां पर भी OH नेगेटिव दिखे तो वो कौन सा आयन होगा? हाइड्रोक्साइड आयन होगा। कौन सा आयन होगा? हाइड्रो ऑक्साइड। तो OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो क्षार होते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है? अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं। यानी कि जो क्षार होते हैं वो अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं।
क्या बनाते हैं? क्षार होते हैं जो अम्लों के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। तो अपने पीछे कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। क्लियर? चलिए, साबुन के समान फिसलनदार होते हैं, यानी कि जब आप इसे थोड़ा सा देखते हो ना तो वो साबुन के समान है, थोड़ा फिसलन जैसा लगता है। जैसे साबुन चिकनी होती है उसी प्रकार ये भी थोड़े से चिकने होते हैं। और ये चीजें आपको पता लग गई होगी। चलिए, और क्या बात है? विद्युत के चालक होते हैं। क्षार क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर आयन बन रहे हैं, नेगेटिव आयन, ऋणायन यहां पर बन रहे हैं, तो ये विद्युत का चलन करेंगे, विद्युत के चलन करेंगे। चलिए जी, यहां तक कोई खास बात नहीं है। ये सारी बातें अम्लों में हम करके आ चुके हैं, तो ये इसके अपोजिट ही है। चलिए, जल में घुलनशील क्षार, इस बात का क्या मतलब है? देखो, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन यहां पर यह बात है कि जो जितने भी क्षार होते हैं वो सारे के सारे क्षार होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते। जितने भी सारे के सारे क्षार होते हैं ना वो जल में घुलनशील नहीं होते, जल में घुलनशील नहीं होते सारे क्षार। तो सर, जो घुलनशील होते हैं, जो क्षार जल में घुलनशील होते हैं, जो क्षार जल में घुलनशील होते हैं ना, उन क्षारों को बोला जाता है एल्केली। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? एल्केली। वे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एल्केली कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? एल्केली कहा जाता है। ठीक है जी, क्या कहा जाता है? एल्केली कहा जाता है। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते, बता दिया। सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते, जो घुलनशील होते हैं उन्हें एल्केली कहा जाता है। यहां तक आपका एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है कि जल में जो घुलनशील क्षार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है एल्केली। अभी तक आपका एक क्वेश्चन ये बनता है और एक थोड़ा सा ये बनता है, दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी, आगे। प्रबल क्षार क्या होते हैं? आपके संक्षारक होते हैं। क्या होते हैं प्रबल क्षार? आपके संक्षारक होते हैं। संक्षारक जैसे प्रबल अम्ल संक्षारक होते हैं वैसे ये भी संक्षारक होते हैं। और यह भी अगर त्वचा पर गिर जाए तो यह भी, अगर प्रबल क्षारक त्वचा पर गिर जाए तो यह भी आपके घाव उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, क्या उत्पन्न कर सकते हैं? आपके, वो भी आपके घाव उत्पन्न कर सकते हैं। क्या उत्पन्न कर सकते हैं प्यारे बच्चों? वो भी आपके घाव उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब कुछ जो यौगिक है, रासायनिक यौगिक है, वो डायरेक्ट आपको नाम याद रखने हैं, वहां से क्वेश्चन वो उठा लेता है। ठीक है, क्योंकि अब मैं जो नाम लूंगा तो आप बोलोगे सर इसे कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, तो वो 12th लेवल में है, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हो तो वहां पर आपको चीजें बताई जाती है। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज एक रासायनिक यौगिक है। यौगिक का क्या नाम है? मिथाइल ऑरेंज। क्या नाम होता है? मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, यह जो क्षार होते हैं ना, जो आपके क्षार होते हैं, वो मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है उसे पीला कर देते हैं। कौन सा कलर कर देते हैं? ऑरेंज से पीला। कैसा कर देते हैं क्षार? ऑरेंज से पीला। मिथाइल ऑरेंज यौगिक का नाम है। और जब मिथाइल ऑरेंज की अभिक्रिया क्षारों के साथ करवाई जाती है तो क्षार उसे क्या कर देते हैं? क्षार उसे पीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्षार उसे पीला कर देते हैं। इतनी बात क्लियर? मुझे नहीं लगता यहां तक आपको किसी को कोई दिक्कत या परेशानी होगी। ठीक है, जो नए बच्चे जुड़े हैं वो पेशेंस के साथ रखें, यानी कि पेशेंस के साथ क्लासेस देखें। आपके मन में अगर ये विचार आ रहा होगा कि सर मेरे तो ये ऊपर से जा रहा है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा, तो बैक टू बैक पीछे वाली क्लासेस को देखते आए। और जैसे मैं तो दिन में एक क्लास लेता हूं, तो आप दिन में 7-8 क्लास से देखो, तो 15-20 दिन में आप भी हमारे साथ में आ जाओगे। बस दिक्कत कहां पे आ रही है? रिकॉर्डेड क्लासेस इसीलिए तो डाली है कि जो बच्चा नया जुड़े तो उसको दिक्कत ना आए। ठीक है, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करो भी, है ना। चलिए, मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देते हैं? पीला कर देते हैं। तेल व गंधक में घुलनशील होते हैं, यानी कि जो आपके क्षार होते हैं ना वो तेल और गंधक। तेल तो सभी ने सुना होगा, लेकिन गंधक क्या होती है? गंधक होता है प्यारे बच्चों सल्फर। सल्फर का दूसरा नाम होता है गंधक। क्या होता है? सल्फर। सल्फर को लिखते हैं S से, और आवर्त सारणी में 16 नंबर पे आता है, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक होता है 16। तो अब कई बच्चों को लगेगा सर परमाणु क्रमांक फटाफट याद करवा दो। ठीक है, आप इतने में साथ के साथ इसका थोड़ा ध्यान रखो, और मैं ये इतनी स्लाइड रफ करता हूं ताकि आपको आगे चीजें और भी बहुत सी चीजें आपको बतानी है। चलिए देखो, तत्व होते हैं ना वर्षा में, वैसे तो बहुत है,
लेकिन हमें आपको ना 30 तक तो लगातार याद होने चाहिए, बाकी आप आवर्त सारणी जब मैं आपको करवाऊंगा ना, तब मैं सारी आपको आवर्त सारणी याद करवा दूंगा। तो 30 तक तत्व क्या होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये तो होते हैं 30 तक। और उसके बाद में गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इस तरह से कुछ तत्व और आते रहते हैं। ठीक है, वो लगातार 118 तत्व होते हैं। जब मैं आपको आवर्त सारणी करवाऊंगा तब उसमें मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। चलिए, गंधक का मतलब सल्फर होता है, तो ये इसमें घुलनशील होते हैं। कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करते हैं, यानी कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको ये नष्ट कर देते हैं। कौन नष्ट कर देते हैं? क्षार कार्बनिक पदार्थों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात होगी वो मैं आपको बताऊंगा, घबराना नहीं है। पेशेंस के साथ क्लास देखें, क्योंकि कंटिन्यूटी और पेशेंस ही हमें मंजिल के करीब लेकर जाता है। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। चलिए, फिनोफ्थलीन को भी गुलाबी कर देते हैं। कौन? जब क्षारों की अभिक्रिया किसकी, देखो आप अगर वो चीज नहीं समझा तो उसको इस तरह से बना लिएगा। इस तरह से लिखा फिनोफ्थलीन, ये आपका रासायनिक यौगिक है, प्लस क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई तो फेनेस्टीन का कलर कैसा हो गया? गुलाबी रंग प्राप्त होता है, गुलाबी रंग प्राप्त। इस तरह से शॉर्ट्स बनाया करो चीजें, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इस तरह से अगर आपने बना लिया ना, तो आपको कम जगह में ज्यादा चीजें आपको लिख सकते हैं और आपको चीजें याद रहती हैं फटाफट। और हाँ, कभी भी जो आप नोट्स बनाते हो तो खुद के नोट्स बनाओ। नोट्स अगर आप कोई भी टीचर्स की आप क्लास देख रहे हो, जरूरी नहीं है मेरी, देखो किसी भी टीचर्स की अगर आप क्लास देख रहे हो तो कॉपी पेन पास में रखो और उसके नोट्स बनाओ। क्योंकि वो कहते हैं ना, युद्ध के अंदर दूसरे का हथियार काम में नहीं आते, उस खुद के ही हथियार काम में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आपको कुछ क्षार के उदाहरण याद रखने हैं। क्षार कौन कौन से हैं? क्षार के कुछ उदाहरण याद रखने हैं। तो मैं फटाफट, वैसे तो लिखे हुए हैं लेकिन फिर भी आपके सामने लिख देता हूं। जैसे NaOH, क्या नाम होता है इसका? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। लिख देता हूं मैं, सोडियम। अगर इस तरह से सूत्र लिखते जाओगे ना तो आपको सारे सूत्र याद हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका मतलब क्या है? ये Na है, ये जो आपका Na है वो इस सोडियम को मेंशन कर रहा है, और ये OH है, ये आपका हाइड्रोक्साइड को मेंशन कर रहा है। बस हो गया याद। अब आपको कहीं और OH दिखाई दे, कहीं भी आपको और यहां पर इस तरह से लगा हुआ OH दिखाई दे, तो आपको इतना तो कंफर्म हो जाएगा कि ये हाइड्रोक्साइड है। इतना तो आपको कंफर्म हो जाएगा ना, ये हाइड्रोक्साइड है। तो बस दिक्कत कहां पे आ रही है ना? उसके बाद में इसका एक अन्य नाम भी होता है जो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, कास्टिक सोडा। कौन सा सोडा? कास्टिक सोडा। ये भी आपको पता है, आप होशियार और इंटेलिजेंट बच्चे हो ना, तो आपको पता ही होगा, दिक्कत ही नहीं है। अगला है आपका KOH। चलिए इसको मिटाते हैं, अगली बात करते हैं KOH के बारे में। KOH, सर इस OH का तो मत हमें पता लग गया कि क्या है, ये हाइड्रोक्साइड है। वेरी गुड, ये तो पता लग गया ना? बिल्कुल पता लग गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। इस K का मतलब क्या है? इस K का मतलब होता है प्यारे बच्चों पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। तो इसका नाम क्या बन गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सर K तो 19 नंबर पे आता है, अभी आपने बताया है, बिल्कुल आता है भाई, कहां पे दिक्कत आ रही है ना? हो गया क्लियर? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला है आपका NH4OH। क्या है अगला आपका? NH4OH। सर इसका मतलब तो पता चल गया कि क्या है? हाइड्रोक्साइड है। क्या है? हाइड्रोक्साइड। और वैसे बता, ये NH4 लिखा हुआ है, लेकिन NH3 एक अलग यौगिक है, इसका नाम होता है अमोनिया। क्या नाम होता है? अमोनिया। लेकिन जहां पर अब अगर NH4 लगा दे तो ये पॉजिटिव बन जाता है, ये आपको पता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है अमोनियम। NH4 को लिखा जाता है अमोनियम और OH को हाइड्रोक्साइड। तो क्या नाम बन गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये चीजें अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर 5 क्यों नहीं है, यहाँ पे 2 क्यों नहीं है,
तो ये चीजें जब आप इसका लगातार प्रैक्टिस करते हो, आवर्त सारणी में पता लगता है कि इसकी संयोजकता क्या है। ये सारी चीजें मैंने पीछे बताई हुई है, कौन कितने बंध बनाता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सारी चीजें जब बनती है तब आपको ये चीजें पता लग जाती है। और हाँ, अगर आप केमिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं एक बात आपके साथ शेयर और साझा कर देता हूं, केमिस्ट्री एक अपवाद है। इसकी स्पेलिंग में ही अपवाद है, सी से शुरू होती है, कैसे लिखा जाता है, कोई इसे केमिस्ट्री बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, ठीक है। केमिस्ट्री है तो ये एक अपवाद है, तो ध्यान रखना भाई, इसमें अपवाद से भरी पड़ी है, ये काम होगा, एक में नहीं होगा, तो इसमें वो आपको परेशान नहीं होना। जहां पर जितना आपको बताया जाता है उतना चलिए, फॉलो कीजिए, बात खत्म, ठीक है। किसी के साथ वो नहीं करना कि ये ऐसा क्यों करता है, ये संबंध वो तो बनाता है, ये नहीं बनाता, नहीं बनाता तो नहीं बनाता, भाई अगले की प्रॉपर्टी है, अपने थोड़ी कोई जोर चल सकता है ना। चलिए, ये है इसके यौगिक NaOH, KOH और NH4H, ठीक है। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH को अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अब है कुछ सिद्धांत, जैसे अम्लों के लिए हमने सिद्धांत पढ़े थे, वैसे क्षारों के लिए सिद्धांत पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं है, ये 2-3 सिद्धांत है, वही सेम टू सेम, तो इसमें ज्यादा उलझना नहीं है। पहला सिद्धांत आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? आर्हेनियस ने आयनिक सिद्धांत दिए थे। आर्हेनियस ने अम्लों के लिए सिद्धांत दिए, तो आर्हेनियस फिर क्षार के लिए भी सिद्धांत देगा। आर्हेनियस ने कहा कि वे पदार्थ जो जलीय घोल में OH आयन देते हैं। अम्ल के लिए तो बोला था कि H पॉजिटिव, क्या बोला था? अम्ल के लिए बोला कि H पॉजिटिव आयन देते हैं जलीय घोल में, और क्षार के लिए बोल दिया उसने कि OH नेगेटिव आयन देंगे, OH नेगेटिव आयन देंगे। कौन? क्षार। किसमें? जलीय घोल। कि वे पदार्थ जो जलीय घोल में OH आयन देते हैं वो आपके क्या होते हैं? क्षार होते हैं। जैसे NaOH को जब जलीय घोल बनाया जाता है तो यह Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। और यही जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ा जाता है तो ये NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। तो ये देखो, ये कौन से आयन दे रहे हैं? OH आयन दे रहे हैं। कौन से आयन दे रहे हैं प्यारे बच्चों? OH आयन दे रहे हैं। अम्लों में यही बात बोली थी, अगर आपने अम्लों वाली क्लास से देखी है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर गौर से ढंग से नोट्स बनाए हैं तो दिक्कत मुझे नहीं लगता आपको होनी चाहिए, और चीजें क्लियर भी हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला सिद्धांत है ब्रांस्टेड लोरी सिद्धांत। वैज्ञानिक वही है, अम्ल पे काम करेंगे तो क्षार पे भी करेंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने क्या बोला था कि वे पदार्थ, आर्हेनियस ने तो आयनिक दिया तो उसने पॉजिटिव और नेगेटिव को बता दिया। ये बंदा अलग ही थ्योरी देगा। क्या थ्योरी दे रहा है? कि वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ से वहां क्या था? को, यहां था से, दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। प्रोटॉन ग्रहण करेंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ग्रहण करेंगे। प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। क्या रखते हैं? प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता। अम्लों में क्या था? प्रोटॉन दान करने की क्षमता थी। अम्ल क्या करते हैं? प्रोटॉन को दान करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? प्रोटॉन को ग्रहण कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? प्रोटॉन को ग्रहण कर रहे हैं। तो जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो आपके क्षार होते हैं। किसने बोला है? ये ब्रांस्टेड लोरी ने बोला है। जैसे OH नेगेटिव है और ये H पॉजिटिव को ग्रहण करके क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। तो OH आपका एक क्षार की तरह व्यवहार करेगा। CH3COO नेगेटिव प्लस OH को ग्रहण करेगा तो ये आपका CH3COH दुर्बल क्षार हो गया। बस चीजें क्लियर। उसके बाद में अगला है आपका लिविस का इलेक्ट्रॉनीय सिद्धांत। ये प्रोटॉन था, अब लिविस कह रहा है कि मैं अलग ही थ्योरी दूंगा। सारे अपने अलग अलग चल रहे हैं ना, तो अपने भी चलना पड़ेगा। लिविस ने क्या बोला? देखो, आर्हेनियस ने क्या बोला कि नेगेटिव पॉजिटिव आयन देंगे। ब्रांस्टेड लोरी ने बोल दिया कि प्रोटॉन या तो ग्रहण करेंगे या त्याग करेंगे, अम्ल क्षार के लिए ना। तो ये बंदा क्या बोल रहा है? ये इलेक्ट्रॉन पर बोल रहा है, क्योंकि प्रोटॉन पर तो बोल दिया, अब ये अपनी अलग थ्योरी प्रेजेंट करेगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे। तो इसने बोला कि वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता रखती हैं। ये कहता है लिविस कहता है कि वे पदार्थ, कोई पदार्थ ऐसा होगा जो दूसरे पदार्थ को कहेगा
दूसरे पदार्थ को कहेगा कि मेरे से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म आप ले सकते हो, यानी कि दूसरे को वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, वो भी युग्म जोड़े के रूप में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता किसमें होती है? क्षारों में होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अम्लों में। प्रोटॉन दान करने की क्षमता अम्लों में। प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता क्षारों में, है ना। बस ये चार बातें आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल है। हाइड्रोनियम आयन का बनना। कौन सा? हाइड्रोनियम आयन का बनना। कौन से आयन का बनना? हाइड्रोनियम आयन का बनना। तो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये मैं दोबारा फिर बनाता हूं। यहां पर जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है सर H2O। यही तो होता है H2O। ये हमारा जो जल होता है, पानी होता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, है ना, वो बड़ा पानी है ये। तो इसमें देखो, आपको पता है इस तरह से बंध बनते हैं। H 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। तो इसके पास एक जो पॉसिबिलिटी एक ये है कि अपना ये इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन अपने होते हैं वो दान कर देते हैं। यहाँ पे मैंने डबल लगा दिया, सॉरी भाई। अब इस जल की क्रिया अगर हम H के साथ करवाएंगे, देखो ये H अकेला पॉजिटिव के रूप में, ध्यान से देखो, पॉजिटिव के रूप में है ना, बिल्कुल पॉजिटिव के रूप में। तो यहाँ पर क्या? प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता। दोनों बातें हो जाएंगी। कैसे होंगी सर? देखो, जब इसकी रिएक्शंस करवाएंगे तो ये पॉजिटिव है, यानी कि इसके पास प्रोटॉन है। क्या है इसके पास? प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन, ये प्रोटॉन दे देगा और इससे बदले में ये इलेक्ट्रॉन युग्म ले लेगा। बदले में क्या ले लेगा? ये पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते ही सिंगल बंध का निर्माण हो जाएगा। तो HOH H, यहां पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। यहां पर 4 थे ना, 2 ये और 2 ये, ऊपर आ जाएगा इस पर पूरे पर पॉजिटिव चार्ज, और ये बन जाएगा आपका हाइड्रोनियम आयन। ये एक वैसे देखा जाए तो ऑलरेडी जल है जो संतुलित है, लेकिन फिर भी इसके पास क्षमता है ग्रहण करने की। एक अपवाद तो नहीं कह सकते, लेकिन एक विशेष कंडीशन कह सकते हैं इसे, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन का बनना लिविस का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का एक विशेष गुण या विशेष लक्षण या क्षारों का विशेष गुण कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से निर्माण होता है। क्लियर? इतनी बातें, क्योंकि ये पूर्णतः संतुलित है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इससे इस पर पॉजिटिव है, तो ये कहेगा कि अपना प्रोटॉन, मैं तेरे को प्रोटॉन देता हूं और बदले मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। ये कहता है चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले ले। ये इसके साथ बंध बनाकर इस प्रकार की कंडीशन बना लेता है, और जिसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये अम्लों में आप पढ़ चुके हो, अम्लों में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब है वर्गीकरण। जिस तरह आपने वर्गीकरण अम्लों का पढ़ा था, तो क्षारों का भी वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा भाई, कोई इलाज ही नहीं है। पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ना ही तो पड़ेगा, ये है ना सर, ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है भाई। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या चीज है? वर्गीकरण, ठीक है। इसका ना आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे तो आपने स्क्रीनशॉट पहले ले ही लिया। हाँ जी, देखिए वर्गीकरण क्या कहता है। प्रबल क्षार क्या होते हैं? कौन से? प्रबल क्षार, क्योंकि क्षार पढ़ रहे हैं तो प्रबल क्या होंगे? वही अम्लों वाली कहानी, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होंगे। प्रबल अम्ल भी पूर्णतः आयनित हो रहे थे, तो ये भी पूर्णतः आयनित होंगे, कोई नई बात नहीं है। और क्या विशेष बात है? अधिक मात्रा में OH आयन देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात, कौन से आयन देते हैं? OH आयन, वो भी अधिक मात्रा में। क्लियर? अधिक मात्रा में OH आयन देते हैं। कौन? क्षार। अम्ल क्या कर रहे थे? H आयन दे रहे थे, कोई नई बात नहीं है। सूत्र आपको पता ही है, NaOH को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। CaOH की होल ट्वाइस। अब आपको थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है तो मैं दूर कर देता हूं। NaOH इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और दूसरा है CaOH की होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है। क्लियर?
मुझे नहीं लगता आपको यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी होगी। सर यहां पर तो आपने OH लगा दिया और यहां पर आपने OH की ट्वाइस लगा दिया, ऐसे कैसे कर दिया? तो इसका इस तरह से बनता है ये OH OH, और इसको अगर खोलोगे तो ये सिंगल NaOH में खुलेगा इस तरह से। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पढ़ते हुए तो बोर हो गए हो तो, इसको आप सभी जानते हो, सभी जानते हो, सभी बच्चा बच्चा जो गांव से है सभी जानते हो इसको। मुलाकात भी हुई आपसे, मुलाकात भी की आपने इससे, बताऊं? चलो बता देता हूं। इसका नाम होता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। पर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, सभी ने देखा है, सभी ने, खास करके जिनके कच्चे मकान होते हैं उन्होंने तो बहुत ही गौर से। आजकल वो ट्रेंड खत्म हो गया है भाई, लेकिन पुराने टाइम में जब, तो आज से ज्यादा टाइम नहीं, कोई 5-7 साल पहले ही, जिनके कच्चे घर या कच्चे मकान हुआ करते थे, तो घर में या तो कोई शादी होती थी या कोई त्योहार आता था, तो बाजार से ना हम चूना लेके आते थे। कौन सा चूना? वो चूना नहीं जो कई बार आपको कोई लगा जाता है, ठीक है, वो चूना हम बाजार से लेके आते थे। उस चूने का नाम होता CaO, इससे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। इससे आपको 4-5 बातें बताऊंगा, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और इसका नाम होता है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। ये दोनों बातें पूछी है एग्जाम में, बुझा हुआ चूने का सूत्र लिखिए और बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र लिखिए। दोनों बातें एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इनको। अब देखो, आप बाजार से लेके आई, ठीक है, तो फिर उसके बाद में क्या करते थे, एक मटका लेते थे अपने, है ना, घड़ा बोलते हैं जिसे, मटका लेते थे और मटके में धीरे धीरे क्या करते, पानी, पहले उसमें पानी डाल देते और पानी के बाद में आप धीरे धीरे उसमें चूना मिलाते थे। अचानक से अगर आप सारा चूना उसके साथ एकदम मिलाते हो तो बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होती है। कौन सी? ऊष्माक्षेपी। कौन सी रिएक्शन? ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, रिएक्शंस के थ्रू ऊर्जा बाहर निकलती है, ठीक है, ऊर्जा बाहर, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और मटका क्या होता था, फूट जाता था। तो घर वाले, जब हम बच्चे हुआ करते तो घर वाले कहते हैं कि दूर रखो बच्चों को, या दूर रहो बच्चों, इस तरह से ना, जब वो उसमें कली मिला रहे होते थे मटके में तैयार करने के लिए, तो धीरे धीरे उसमें मिलाते थे, एकदम से आप उसमें नहीं मिलानी चाहिए। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप अभी भी ये ट्रेंड है तो मटके में जब आप कली मिलाते हो पानी के अंदर तो धीरे धीरे मिलाइए, ठीक है, क्योंकि अचानक से सारी आप एकदम से मिलाते हो तो बहुत जोर से रिएक्शन होती है या बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और मटका फूट सकता है और आपका चेहरा वगैरह भी जल सकता है। ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब देखो, आप बाजार से लेके आए कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, ये आप लेके आए, और CaO आप लेके आए और आप उसमें क्या मिलाते थे, जल मिलाते थे। क्या मिलाते थे? जल मिलाते थे। तो ये आपका बन जाता था, ये देखो वही चीज बन जाती थी CaO। इसको खोल के देखो तो अब कुछ इस तरह से आपको प्राप्त होगा, है ना। जैसे ही जल इसके अंदर घुलेगा तो क्या होगा, ये एक सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा। ये अब इसमें आपने जल मिलाया तो जल क्या होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो आपको पता ही है, केमिस्ट्री का रूल है। ये मिक्स हो रहा है ना, चलो मैं इसको रफ करता हूं। ये बुझा हुआ चूना के द्वारा रिएक्शन करवाते हैं अपने, सूत्र तो आपने लिख ही लिए होंगे, तो होता क्या है वो चीज आप थोड़ा सा देखें। मार्केट से लाए बिना बुझा चूना प्लस जल। अब इसको मैं थोड़ा खोल के लिखता हूं, तो Ca डबल बॉन्ड O प्लस HOH, इस तरह से इसकी रिएक्शंस होती है। और केमिस्ट्री का रूल है, और केमिस्ट्री ही हमें सिखाती है कि जब नया बंध बनता है तो पुराना बंध टूट जाता है, ठीक है। तो ये भी इसी में हुई, इसी में भी यही राम कहानी होती है। तो क्या होता है, एक तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, दूसरा ये एक सिंगल ब्रेक होता है और यहां पर ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ होता है ये यहां पर जुड़ जाता है। तो कंडीशंस क्या बनती है, CaOH और CaOH।
एक तो ये OH वाला आधा बंध है, ये डायरेक्ट यहां पर जुड़ जाता है, और ये एक OH इसके साथ जुड़ जाता है, ये H है जो इसके साथ आधे OH के साथ जुड़ जाएगा। क्लियर? फिर भी नहीं समझ आई हो तो दोबारा बता देता हूं थोड़ी सी और इसको डायरेक्ट करके। अब जैसे ही आप अभिक्रिया में गए तो क्या होगा, Ca एक बंध टूट जाएगा, इधर एक आधा बंध रह जाएगा और इधर आधा बंध रह जाएगा। इधर क्या होगा, H का ये बंध टूट जाएगा, ये OH रह जाएगा। इस तरह से कंडीशन बनेगी। अब क्या होगा, ये OH यहां पर जुड़ जाएगा, जुड़ गया, और ये H, ये जो H है, ये जो H है वो इस O के साथ जुड़ जाएगा। समझ गया? इस तरह से आपका ये जैसे ही, अब क्या होगा, ये आपको क्या प्राप्त होगा, CaOH की होल्ट वाइज क्या नाम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको प्राप्त हो गया, और इसे क्या बोलते हैं, बुझा चूना, बुझा हुआ चूना या बोलते हो। इसके आप बाद में जैसे ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो आप दीवारों को इसको पेंट कर देते हो, दीवारें बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। गांव में ये चीज बहुत ही त्योहारों पर बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है, बहुत ही अच्छा देखने में फील होता है कच्चे मकानों पर ये। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है, यह इससे जब ये बनता है तो यहां से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो जिस रिएक्शंस में ऊर्जा निकलती है उस रिएक्शंस को बोला जाता है ऊष्माक्षेपी। क्या बोला जाता है, ऊष्माक्षेपी, ध्यान रखना। और जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी बोला जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, यह जो मैंने अपनी YouTube पर अपनी पहली क्लास आई थी, पहली वीडियो, पहली क्लास भौतिक रासायनिक परिवर्तन, तो बुझे हुए चूने का निर्माण क्या कहलाता है, तो आपका भौतिक रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि अब ये आपने दीवार पे कर दिया। ठीक है, दीवार पर करने के बाद इसे आप वापस उतार कर या इसको इकट्ठा करके दोबारा इसे दीवार पर नहीं कर सकते कलर्स, क्योंकि ये ऊर्जा मतलब जो ये रिएक्शन हुई है ना, ये रिएक्शन अब दोबारा जल में नहीं होगी। कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए जी, इतनी बातें क्लियर। प्रबल क्षार से शुरू किया था, एक नाम मिला तो अपने को इसको इतना पूरा इसको पोस्टमार्टम कर दिया ना इसका, ऐसे पढ़ाते हैं अपने। चलिए, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार वही बात है, जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, आंशिक रूप से आयनित, यानी कि कम मात्रा में आयनित होते हैं, और कम मात्रा में आयनित होंगे तो कम मात्रा में OH देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सभी जानते हो, बता दिया है मैंने। एक नया नाम आया है और वो देख लेते हैं क्या है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो सभी जानते ही हो, लेकिन एक और आ गया, MgOH की होल्ट वाइज। इसको भी सभी जानते हो, सभी जानते हो इसको, सभी के सभी। इसका नाम होता है दूध या मैग्नीशियम। क्या नाम होता है, दूध या मैग्नीशियम। पूछा गया सूत्र एग्जाम में, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसे। तो सर इससे तुम जानते ही नहीं है। बिल्कुल जानते हो भी, क्यों नहीं जानते। क्या होता है, कई बार किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको चीजें याद रहे। कई बार क्या होता है, शादी में लड़कियां चली जाती हैं, ठीक है, रंग बिरंगे सूट पहनकर, फिर वहां पर थोड़ा सा ज्यादा खाना वगैरह खा लेती है, फिर कहती है मेरे तो नजर लग गई है ना। तो वो नजर नहीं लगती उनके, वो ज्यादा खा लेती है तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो वो अपने साथ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रखे। किसी को पर्स में आप चीजें डाल के लेके जाते हो, वो इतना इतना पर्स लटका लेते हो, उसके बाद में आप ये भी लेके जाया करो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं देखता। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अम्लीयता को दूर करने में, ठीक है। किसी को बुरा लगा हो तो भाई समझ आना चाहते हैं, बस आपको याद रहे भाई। ऐसी मतलब क्या होता है, कई बार आप जब यूट्यूब पर क्लासेस देख रहे हो, टीचर्स की कुछ बात होती है वो आपको दिमाग में अटक जाती है ना, तो वहां से आपको क्वेश्चन क्रैक करना आसान होता है, और मेरा वो कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस पर बोल दिया, अदरवाइज मेरे को जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद हो गया। इसके बाद में क्या होता है, ये पेट की अम्लीयता दूर करने में काम आता है। पेट की अम्लीयता, सर पेट की अम्लीयता कैसे, आपको पता है हमारे आमाशय में कौन सा एसिड बनता है सर, HCl एसिड बनता है। कौन सा, HCl। तो ये एसिड है, ये बेस है, दोनों रिएक्शंस करते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को शांत कर देते हैं, इसलिए इसे दूध या मैग्नीशियम बोले। इसे एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसमें, एंटासिड में, इसमें एंटासिड में। ठीक है,
और इसके साथ ना आपको एक बात और बताता हूं, आपने एक चीज नोटिस की, वैसे तो आवर्त सारणी में करने वाली है, मैंने एक NaOH लिखा था, एक KOH लिखा था, वहीं एक मैंने MgOH लिखा था और की होल्ट वाइज, और एक CaOH की होल्ट वाइज, ये लिखा था ना। ध्यान दो प्यारे बच्चों, इसमें ये कौन से हैं, आवर्त सारणी में देखोगे तो ये सीरीज में आते हैं नीचे की तरफ, और ये भी सीरीज में आते हैं। इसमें एक बंद बनाने की क्षमता होती है, इसमें दो बंद बनाने की क्षमता होती है। तो जैसे ही आपको आवर्त सारणी करवाऊंगा तो उसमें भी आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला है आपका विलेयता के आधार पर। ये तो आपका दुर्बल और प्रबल तो हो ही गया। विलेयता के आधार पर होता है जल में विलेय, याद रखना है कुछ नहीं, यानी कि जल में विलेय कौन कौन से हैं, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और CaOH की होल्ट वाइज, ये भी आपका जल में विलेय होते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे सर CaOH तो बुझा हुआ चूना है, ये दोबारा जल में घुल सकता है? बिल्कुल घुल सकता है भाई, बिल्कुल घुल सकता है, ठीक है। घरों में देख लेना आप, उसके अंदर दोबारा आप घोल सकते हो। उसके बाद में जल में अविलेय, जल में अविलेय, जल में विलेय का मतलब होता है प्यारे बच्चों जल में घुलना, और अविलेय का मतलब होता है जल में ना घुलना, जल में ना घुलना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए, वे क्षार या वे क्षार जो अम्लों के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। जल में विलेय है वो तो है ही, लेकिन जो जल में विलेय नहीं है वे क्षार जो अम्लों के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, परंतु क्षार के अन्य गुण नहीं दर्शा पाते, क्षार के अन्य गुण नहीं दर्शा पाते, वो आपके होते हैं जल में अविलेय। तो आपको याद रखना है, इसके मैं आपको नाम याद करवा देता हूं, और कुछ याद रहे ना रहे, आपको सूत्र अगर याद हो जाते हैं ना तो आपको केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगती है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कोई सूत्र लिखो तो अपनी कॉपी में एक है ना, मैं तो कहता हूं आप है ना अपनी जो कॉपी है उसके लास्ट में 2 या 3 पेज रख लो, जैसे ही आपको किसी भी चीज का सूत्र मिले उसका सूत्र लिख दो बस, सूत्र और सामान्य नाम और उसका नाम। तो यहां पर आपका जल में अविलेय कौन सा है, ZNO, पहला है ZNO, तो इसका O का मतलब होता है ऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, ऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्साइड। और इस Z का मतलब होता है जिंक, नाम क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड। उसके बाद में है आपका FeO, FeO, तो इस O का मतलब जानते ही हो ऑक्साइड, और इफ Fe का मतलब होता है फेरिक, फेरस, फेरस ऑक्साइड, फेरस भी लिख सकता है और फेरम भी मिल सकता है यहाँ पे, वैसे ज्यादा एक्यूरेट फेरम होता है, और वैसे इसका अन्य नाम होता है आयरन, आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। उसके बाद में अगला है Fe2O3, Fe2O3, इसका होता है फेरिक ऑक्साइड, ये फेरम है, ये फेरिक, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और चौथा है Al2O3, Al2O3, यहां पर Al का मतलब है एल्यूमिनियम, क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम O का ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। ZNO जिंक ऑक्साइड, FeO फेरस ऑक्साइड, और Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये है आपके विलेयता के आधार पे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगर अभी तक क्लास के साथ बने हुए हो तो अमल क्षार वाला टॉपिक आपका और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। और लगातार क्लास को अपनी कंटिन्यूटी आप बनाए रखो, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ करता हूं और आगे देखते हैं इसके बारे में। अब है उपयोग, तो उपयोग तो होंगे भी, बिल्कुल करते हैं उपयोग, क्या करें, और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, उपयोग तो करना पड़ेगा। चलिए तो पहला उपयोग लेते हैं अपने CaOH की होल्ट वाइज।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भुजा हुआ चूना बता दिया। जल को मृदु बनाने में, जल को मृदु बनाने में, यानी कि कठोर जल, मृदु जल सुना है ना आपने, उसमें जल को मृदु बनाने में। ठीक है। अगला है अम्ल प्रज्वलन को कम करने में। अगर कई बार अम्ल हमारे बॉडी पे या हमारे किसी शरीर के किसी भाग पर गिर जाता है, तो वहां पर अगर आप बुझा हुआ चूना लगाते हो तो वो आपकी जलन को कम करता है। ठीक है, क्योंकि क्षार प्रभाव को नष्ट करेगा, कोई नई बात नहीं है। इसके बाद में चमड़े के ऊपर बाल को साफ करने में, कई बार चमड़ा उद्योग होता है तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। चमड़ा जो होता है पशुओं का या किसी का भी, तो उसमें जो बाल होते हैं उसको, बालों को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में, ये थोड़ा सा ना खेतीबाड़ी में उपयोग किया जाता है। जो कृषक होते हैं या जो फार्मर भाई होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। मिट्टी की जो अम्लीयता होती है, यानी कि मिट्टी के अंदर जो अम्लीयता पाई जाती है, यानी कि अम्ल की मात्रा मिट्टी में कई बार होती है, वो बढ़ जाती है, तो उसकी कम करने के लिए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे हुए चूने का उपयोग आप कर सकते हो। अगला है NaOH, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग किया जाता है साबुन निर्माण में। किसके निर्माण में? साबुन निर्माण में। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी मतलब आप टेक्निक होती है, जिसे वसा के साथ अभिक्रिया करवा कर ना इससे साबुन प्राप्त की जाती है। ठीक है, उसके बाद में अपमार्जक निर्माण में। ठीक है, किसके निर्माण में? अपमार्जक यहां पर है, जैसे सर्फ डिटर्जेंट होते हैं ना, उनको अपमार्जक बोलते हैं, जो कठोर जल से भी क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो अपमार्जक निर्माण आपको याद रखना है। साबुन कठोर जल से क्रिया नहीं करता, लेकिन जो आपका अपमार्जक होते हैं, यानी कि अपमार्जन का मतलब है सर्फ हो गई, डिटर्जेंट हो गई, वो आपके कठोर जल से क्रिया कर लेते हैं। अब इसका क्या मतलब है? कई बार क्या होता है, जहां पर जल में लवणता ज्यादा होती है ना, तो वहां पर साबुन से अपने, कई बार जैसे आप किसी विशेष क्षेत्र में जाते हो, ठीक है, जहां पर खारा पानी होता है, तो आप कहते हैं ना पानी तो खारा है, नमकीन है, वहां पर आप जब नहाने का प्रयास करते हो या कपड़े धोने का प्रयास करते हो, तो वो कपड़ों के साथ साबुन होती है ना, वो लग जाती है, यानी कि कपड़े अच्छे से नहीं धुल पाते। ठीक है, क्योंकि साबुन उससे क्रिया नहीं कर पाता, मिसेल का निर्माण नहीं हो पाता। वो मैं अलग से करवाऊंगा, शायद करवा भी दियोगी, जहां तक मुझे याद है, नहीं करवाई तो मैं करवा दूंगा कि साबुन से कपड़े कैसे धुलते हैं, कैसे वो विक्रिया होती है, मिसेल निर्माण होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, लेकिन जो डिटर्जेंट होती है, अपमार्जक होते हैं ना, वो कठोर जल के साथ विक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपमार्जक निर्माण में, वस्त्र उद्योग में और पेट्रोल के शुद्धिकरण में। पेट्रोल को डायरेक्ट आपके जहां पर जो आप बाइक में, गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डलवाते हो, तो वो डायरेक्ट आपके पास नहीं भेजा जाता, उसका शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला है आपका KOH, यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। किसके रूप में? लैब के रूप में। जो बच्चे लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, लैब असिस्टेंट बनेंगे भाई, तो वहां पर उनका इन चीजों के साथ सामना होगा, मुलाकात होगी इनसे। KOH कहेगा आपसे, क्या कहेगा, है ना, समझने वाले समझ गए। चलिए उसके बाद में देखते हैं CO2 और SO2 गैसों के अवशोषण में। CO2 और SO2 गैसों के अवशोषण करने में इसका उपयोग किया जाता है। शैम्पू, शेविंग क्रीम के निर्माण में, है ना, कुछ याद आ रहा है? पढ़ लो भैया, नहीं तो फिर औखा ही है काम। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना बता दिया। कास्टिक सोडा निर्माण में, कास्टिक सोडा के निर्माण में और सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में। सोडियम कार्बोनेट, सर सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बता दो, Na2CO3। हेलो, लिख लेना। ठीक है, लास्ट बचता है MgOH, दूध या मैग्नीशियम, पेट की अम्लता दूर करने में, चीनी उद्योग में। और एक बचता है MgO, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। उत्तर लिख लेना भाई। हाँ जी, क्षार का जो pH होता है वो 7 से ज्यादा होता है, कोई नई बात नहीं है, बताई हुई है। 7 से कम अम्ल, 7 से ज्यादा क्षार, 7 उदासीन। हो गया क्लियर? तो अब अपने जो ये अपना टॉपिक है, यहां पर होता है संपन्न, संपूर्ण, क्षार, स्वाहा। हो गया ना? ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा अपना, इसी का ही पार्ट है भाई, भागना मत क्लास से। अभी अगला टॉपिक रहेगा अपना लवण। क्या रहेगा? लवण। इसकी 2 या 3 क्लासेस होंगी, कोशिश करेंगे इसी तरह से बड़ी बड़ी स्लाइडें बनाकर और आपको फटाफट चीजें करवाई जाए। बड़ी स्लाइडें बनाने का मतलब ये है
कि मतलब आपको ना मतलब चीजें मैं ज्यादा प्रोवाइड करवा दूं कम समय के अंदर, ठीक है, इसलिए बड़ी स्लाइडें बनाई जाती है। तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, क्योंकि सीधी सी बात है अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो अपने, अगर डिजिटल बोर्ड होता है ना तो उसका फायदा पता है क्या होता है, उसका फायदा ये है कि हमें बार बार स्लाइडें नहीं लिखनी पड़ती, एक बार स्लाइड तैयार करवाई सारी की सारी फटाफट आपको करवा दी जाती है, उसमें कम टाइम लगता है। पर फिर भी प्रयास करेंगे आपके लिए लैब असिस्टेंट के जो आपको बेस्ट, हमें बेस्ट तो नहीं कहेंगे, क्लासेस जैसे टॉपिक वाइज में जैसे भी आपको लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी की क्लासेस का मैंने आपको बोला है कि मैं आप करवाऊंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार वो क्लासेस मैं 15 तारीख के बाद में देखूंगा, कि अभी आपको पता है मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, और आपको यह भी पता है कि मेरा वेटिंग चल रहा है 2023 की भर्ती वाला, तो उसका वो मैं उसके बाद में आपको करवा दूंगा जैसे ही मैं एग्जाम से फ्री होता हूं, ठीक है। आपके लिए ये क्लासेस चल रही है क्योंकि आपका ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, इसीलिए ये क्लासेस चल रही है। तो ज्यादा बातें न करते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है, कंटिन्यूटी बनाए रखें, पेशेंस और कंटिन्यूटी, ये दो बातें हमेशा ध्यान में रखें। थोड़ा पढ़े लेकिन डेली पढ़े, ठीक है। अब मैं भी डेली आपके साथ क्लासेस देता हूं, हाँ बीच में कई बार आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है तो इसीलिए क्लासेस नहीं आ पाती, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।